जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी अस्सलाम मैम। जी, मैं यहाँ पर मसल के हवाले से बात करूँगी, जहाँ से कल हमने छोड़ा था इसे। हमने कल डिफ़ॉर्मिटीज़ ऑफ स्केलेटन देखी थी, तो आज हम मसल्स की देखेंगे कि इनमें मसल्स की क्या डिफ़ॉर्मिटीज़ हो सकती हैं या मसल्स की क्या डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। वो हम देखते हैं। और दूसरा हमने यहाँ पर ये देखना है कि मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए एनर्जी जो है वो कहाँ से आती है। एनर्जी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन कम फ्रॉम एटीपी। सप्लाई ऑफ एटीपी इज मेंटेन्ड बाय एरोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन द मसल सेल। और आपको पता है कि एटीपी ग्लूकोज की ब्रेकडाउन से पैदा होती है मसल सेल में, जो कि आपके मसल्स जो हैं ये अपने अंदर ग्लाइकोजन को स्टोर किए हुए होते हैं। वो ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन होकर आपको एटीपी देता है व्हेन मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड ड्यू टू हाई मेटाबॉलिज्म। और जब कभी बहुत ज्यादा मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रही हो तो एनर्जी की ज्यादा जरूरत हो, तो उस केस में इट इज प्रोवाइडेड बाय अनदर एनर्जी स्टोरिंग सब्सटेंस क्रेटीन फॉस्फेट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपसे पूछा जा सकता है कि अगर मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत हो तो वो एनर्जी कौन सा कंपाउंड देता है, तो वो है क्रेटीन फॉस्फेट। समटाइम ड्यूरिंग ऑक्सीजन डेफिशिएंसी, कभी कभार ड्यूरिंग एक्सरसाइज आपको ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। उस वक्त क्या होता है कि वेरी हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी आपकी बॉडी की हो रही होती है, सच एज एटीपी रिक्वायरमेंट इज मेट। उस वक्त एटीपी की कमी जो है वो एनारोबिक ब्रेकडाउन से पूरी होती है। आमतौर पर आपकी मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए एटीपी एरोबिक की वजह से पैदा होती है, लेकिन जब हाई रिक्वायरमेंट हो तो तब एटीपी की रिक्वायरमेंट एनारोबिक ब्रेकडाउन की वजह से होती है, जिसका एक जो है वो डिसएडवांटेज भी है कि क्या होता है कि जब एनारोबिकली ग्लूकोज ब्रेक होती है तो वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होती है, और लैक्टिक एसिड आपके मसल्स के अंदर जमा होने के चांसेस हैं एज अ रिजल्ट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो फिर वो लैक्टिक एसिड जो आपके मसल्स में एक्यूमुलेट होगा एट रेस्ट, वो आपको मसल फटीग कॉज कर सकता है, जो बीमारी उसकी वजह से लाक हो सकती है, लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन ड्यू टू द एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। तो एट रेस्ट, जब आप रेस्ट पर होते हैं तो 1/5 ऑफ द लैक्टिक एसिड इज ब्रोकन एरोबिकली। तो उस वक्त आपको, क्योंकि बहुत ज्यादा हाई आपकी वो नहीं होती, ऑक्सीजन की जरूरत जो है बहुत ज्यादा नहीं होती, तो उस वक्त आपकी एरोबिक ब्रेकडाउन हो रही होती है, इज यूज टू चेंज द रिमेनिंग 4/5 इनटू ग्लूकोज। उसके बाद एक्सरसाइज का आपके मसल्स पर क्या असर है, ये आपको पता है कि जब आप बहुत ज्यादा कोई एक्सरसाइज करते हैं, जितना वर्क आप मसल पर करते हैं, इट इज रिफ्लेक्टेड इन द, जितना आप मसल्स क्या को एक्टिव करते हैं वो उतना ही ज्यादा इंक्रीज होते हैं अपने साइज और स्ट्रेंथ में, और ज्यादा एफिशिएंट और फटीग रेजिस्टेंट हो जाते हैं। एरोबिक एक्सरसाइजेज जो है उनको प्रेफर करना चाहिए, जैसे स्विमिंग, जॉगिंग एंड फास्ट वॉकिंग रिजल्ट इन सेवरल चेंजेस। कैपिलरीज जो आपके मसल फाइबर्स के अराउंड है, एज वेल एज माइटोकॉन्ड्रिया जो उनके अंदर है, वो इंक्रीज करते हैं। जब आपके जितना ज्यादा आप अपने मसल को इस्तेमाल करते हैं उतनी ज़्यादा उसमें एनर्जी बढ़ जाती है और एफिशिएंसी, क्योंकि वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा हो जाते हैं। एंड फाइबर सिंथेसाइजेस मोर मायोग्लोबिन, और वहाँ पर मायोग्लोबिन मायोग्लोबिन एक प्रोटीन है जिसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी हीमोग्लोबिन से काफ़ी ज़्यादा है, ये भी बढ़ जाता है, और इसके नतीजे में आपका मसल एफिशिएंट काम करता है और आपको फटीग नहीं होती। कंप्लीट अगर आपका मसल आप रोक दें, कंप्लीट इमोबिलाइजेशन ऑफ मसल लीड टू मसल वीकनेस, यानी जितना आप उसको इस्तेमाल करेंगे वो एफिशिएंट होगा, और जितना आप उसको लेस यूज करेंगे वो उतना इनएफिशिएंट होगा। उसको कहते हैं एट्रोफी। कंप्लीट इमोबिलाइजेशन ऑफ मसल इज कॉल्ड एट्रोफी। मसल फटीग क्या है? मसल फटीग जो है ये एक फिजियोलॉजिकल इनएबिलिटी है टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी मसल की जो फिजियोलॉजी हमने कल पढ़ी, जो फंक्शनिंग पढ़ी, जिसमें हमने थिक फिलामेंट, थिन फिलामेंट और क्रॉस ब्रिजेस और सार्कोमेयर, ए लाइन, आई ए बैंड, आई बैंड, वो फिजियोलॉजी है मसल कॉन्ट्रैक्शन की। जब आपको मसल फटीग होती है, या जब आपके मसल्स में लैक्टिक एसिड एक्युमुलेट हुआ होता है, तो उस कंडीशन में आपका मसल फंक्शन सही तरीके से नहीं करता और कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता। मसल फटीग रिजल्ट फ्रॉम ड्राई, और मसल फटीग कब होती है? जब आपको एटीपी कम मिलती है। व्हेन नो एटीपी इज अवेलेबल, कॉन्ट्रैक्चर्स और स्टेट ऑफ कॉन्टिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन रिजल्ट बिकॉज क्रॉस ब्रिजेस आर अनेबल टू डिटैच, क्योंकि वो जो क्रॉस ब्रिजेस बने हैं थिक और थिन फिलामेंट के दरमियान, उनको ब्रेक करने के लिए एटीपी नहीं है। तो उस वजह से आपका मसल अकड़ाव का शिकार जैसे आप कह सकते हैं, या कॉन्ट्रैक्टेड रह जाता है। और इसकी रीजन एक्सेसिव एक्युमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड भी है और आयनिक इम्बैलेंस भी है।
लैक्टिक एसिड विच कॉज मसल पीएच टू ड्रॉप, और लैक्टिक एसिड आपके मसल्स में जब इकट्ठा होता है तो ऑब्वियसली उसकी नेचर एसिडिक है, तो वो पीएच कम कर देता है मसल की, जिसकी वजह से आपको मसल्स में एक यानी दर्द होता है, कॉज एक्सट्रीम फटीग बाय ब्रेकिंग ग्लूकोज। उसके बाद टेटनी एक बीमारी है मसल से रिलेटेड। यहाँ पर दो वो जिक्र करेगा, टेटनी और टेटनस, ये दो डिफरेंट चीजें हैं। टेटनी इज द डिजीज काज्ड बाय लो कैल्शियम इन द ब्लड। तो इसकी रीजन आपने याद रखनी है कि टेटनी उस वक्त आपको होती है जब आपके ब्लड में कैल्शियम की मिकदार बिल्कुल कम रह जाती है। और इट इंक्रीजेज एक्साइटेबिलिटी ऑफ न्यूरॉन एंड रिजल्ट इन लॉस ऑफ सेंसेशन। जब आपको कैल्शियम की कमी होती है तो आपके न्यूरॉन्स एक्साइटेबिलिटी उनकी बहुत ज्यादा हो जाती है और आप इतने ज्यादा स्टिमुलाई को सेंस नहीं कर पाते। मसल ट्विचेस एंड कन्वल्जन्स अकर इफ अनट्रीटेड। अगर ये ना इसका इलाज करवाया जाए तो इसकी वजह से आपको लेरेंस यानी आपका जो वॉइस बॉक्स है और रेस्पिरेटरी पैरालिसिस यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है वो आपका इसमें कमजोर हो जाता है टेटनी की बीमारी में, जब आपके अंदर कैल्शियम की कमी होती है, और डेथ भी हो सकती है। क्रैम्प अभी एक मसल का डिसऑर्डर है, इट इज आल्सो नोन एज टेटनिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एंटायर मसल। यानी पूरा मसल जब कॉन्ट्रैक्ट कर जाए, अकड़ाव का शिकार हो जाए, इट लास्ट फॉर जस्ट अ फ्यू डेज सेकंड टू सेवरल। और ये कभी कभार आप किसी जगह करवट लेकर लेटे या कोई स्पेसिफिक जगह पर आप अपनी स्पेशली ये लेग्स के अंदर देखा गया है, तो उसमें एकदम आपका जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, जिसकी वजह से आपको बहुत पेन होती है, थोड़ी देर के बाद ये ठीक हो जाता है। जिसकी वजह से मसल आपका बिल्कुल टॉट यानी अकड़ाव का शिकार हो जाता है और बहुत दर्द होता है। इट इज मोस्ट कॉमन इन थाई एंड हिप मसल, और ये रात के वक्त या अमूमन एक्सरसाइज के वक्त जो है ना, ये उसके बाद ये होता है। इट रिफ्लेक्ट, और ये उस क्यों होता है, ये उन लोगों में होता है जिनके अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो, इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो यानी आयंस की कमी हो, पानी की कमी हो, और स्पाइनल कॉर्ड के न्यूरॉन जो है वो एक्साइट प्रॉपर ना हो रहे हो, उस सूरत में आपको ये होता है। अच्छा जी, ये है आपका मसल की अरेंजमेंट। ये मैंने कल भी ज़िक्र किया था कि आपके मसल को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। स्केलेटल मसल हैज़ 3 पार्ट्स। ओरिजिन एक पार्ट है, वो वाला एंड ऑफ द मसल व्हिच रिमेन फिक्स्ड व्हेन मसल कॉन्ट्रैक्ट। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये ओरिजिन फिक्स रहता है। इंसर्शन जो है, इट इज़ एंड ऑफ मसल दैट मूव्स, और इंसर्शन वो मसल का हिस्सा है जो आपकी बोन को मूव कराता है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और बेली जो है वो मिडल थिकर पोर्शन है मसल का, जो कॉन्ट्रैक्ट करता है। कनेक्टिव टिश्यू बाइंड अदर टिश्यूज एंड हेल्प टू मेंटेन बॉडी। और आपको पता है कि आपकी बॉडी में तमाम कनेक्टिव टिश्यू जो है वो कनेक्शंस बना रहे हैं और वो टिश्यूज को आपस में बाइंड करें ताकि बॉडी का स्ट्रक्चर मेंटेन रहे। कनेक्टिव टिश्यू फाइब्रिल्स हैव टू स्पेशलाइज्ड काइंड। तो यहाँ पर जो दो कनेक्टिव टिश्यू फाइब्रिल हैं जो मसल कॉन्ट्रैक्शन में काम कर रहे हैं, उनके नाम है टेंडन और लिगामेंट। लिगामेंट एक ऐसा है जो बोन को बोन के साथ, जबकि टेंडन जो है वो मसल को बोन के साथ अटैच करता है। टेंडन जो है वो कुछ इलास्टिक होते हैं, जबकि सॉरी टेंडन नॉन इलास्टिक होते हैं और लिगामेंट इलास्टिक। अच्छा, ये येलो बॉक्स ब्लू बॉक्स में जो है वो आपका उसने दिखाया हुआ है टेटनस। अब मैंने आपको बताया कि टेटनी और टेटनस दो डिफरेंट चीजें हैं, तो ये आपने माइंड में रखना है। टेटनी जो है वो होती है कैल्शियम की कमी की वजह से, जबकि टेटनस जो है ये एक बैक्टीरिया की वजह से है। द टर्म टेटनस इज यूज्ड फॉर एन एक्यूट इन्फेक्शियस डिजीज कॉज्ड बाय एनारोबिक बैक्टीरियम क्लोस्ट्रीडियम टेटनी रिजल्टिंग इन persistent painful spasms of some skeletal muscle। तो इन लोगों को अगर ये इन पर ये इन्फेक्शन कॉज हो जाए इनके मसल्स में, क्लॉस्ट्रिडियम टेटनी, तो इनको शदीद दर्द होती है स्केलेटल मसल्स में, इसको टेटनस कहते हैं। और ये ज्यादातर जॉज के अंदर देखा गया है, जिसमें नेक मसल्स और जॉज जो है वो बिल्कुल स्टिफ हो जाते हैं। और एक बीमारी इसकी वजह से जन्म लेती है, जिसमें आपकी जॉज जो है ना वो फिक्स्ड रिजिडिटी में आ जाती है, और उसको लॉक जॉ भी कहते हैं। एंड स्पैजम ऑफ ट्रंक एंड लिम्ब मसल यूजुअली फैटल ड्यू टू रेस्पिरेटरी फेलियर। इसमें बेसिकली रेस्पिरेटरी फेलियर होता है या ज्यादातर जॉज पर इफेक्ट होता है। ये डेवलप्ड कंट्रीज यानी तरक्की याफ्ता ममालिक में बहुत रेयर है, क्योंकि वहां पर हाइजीन का ख्याल बहुत रखा जाता है। लेकिन हमारे यहाँ डेवलपिंग कंट्रीज में ये बहुत बड़ी एक किलर है, मेजर किलर है। और इसकी वजह से मोर्टेलिटी रेट 40% है डेवलपिंग कंट्री तरक्की पजीर ममालिक में। फिर है जी कि मेजॉरिटी ऑफ मसल टिश्यू इन योर बॉडी स्केलेटल। आपके जिस्म में ज्यादा जो मसल पाया जाता है वो स्केलेटल है।
स्केलेटल मसल जो है वो मूव करता है बाय पुलिंग ऑन टेंडन्स, कॉर्ड्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दैट एंकर मसल टू द बोन। टेंडन जो है वो आपकी बोन्स को पुल करते हैं। मोस्ट मसल पास अक्रॉस अ जॉइंट। ज्यादातर आपके मसल ऐसे भी हैं जो जॉइंट को क्रॉस करके आगे जाकर अटैच होते हैं। व्हेन सच अ मसल कॉन्ट्रैक्ट, it draws one bone towards or away from the bone with which it's articulate. There are 650 muscles in the human body. ये भी पूछा जा सकता है आपकी बॉडी में 650 मसल हैं, मोस्ट ऑफ विच अकर इन पेयर, और मसल हमेशा जोड़े की फॉर्म में होते हैं ज्यादातर। एट जॉइंट दीज मसल्स वर्क अगेंस्ट ईच अदर, और जो जहां पर जोड़ हो वहां पर ये एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं, जिसको आप एंटागोनिज्म कहते हैं। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड एंटागोनिज्म, यानी दो मसल्स का या मसल के एक पेयर का एक दूसरे के उलट काम करना एंटागोनिज्म है। लीवर्ड मूवमेंट क्या होती है? लीवर जो है ये एक टर्म फिजिक्स के अंदर यूज होती है, बहुत एफर्ट फॉर फुलक्रम, और लीवर ये उससे रिलेटेड है थोड़ा बहुत। रिजिड एक्सटर्नल और इंटरनल स्केलेटन आर अटैच्ड टू मसल व्हिच मूव पार्ट्स ऑफ द स्केलेटन एट मूवेबल जॉइंट। आपके मूवेबल जॉइंट्स पर आपका स्केलेटन जो है वो आपको जो है ना वो काफी हेल्प कर रहा है मूवमेंट में। ईच बोनी लीवर इज मूव्ड बाय एंटा, और आपके जो बोन्स हैं वो लीवर के तौर पर काम करेंगे, और वो जो मसल्स एक दूसरे के उलट काम कर रहे हैं, एंटागोनिस्टिक मसल पेयर। वन मसल रिवर्स एक्शन ऑफ द अदर, एक मसल अगर एक वक्त में कॉन्ट्रैक्टेड है तो दूसरा रिलैक्स्ड है, सो दैट लीवर कैन रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। बेस्ट एग्जांपल जो मसल कॉन्ट्रैक्शन किसने यहाँ पर दी है, वो एल्बो जॉइंट की है। एल्बो आपकी जो कलाई, सॉरी कोहनी जिसको आप कहते हैं, बाय बाइसेप्स एंड ट्राइसेप, ये मसल के नाम है। ये एक ही मसल है जो जोड़े की फॉर्म में है, बाइसेप और ट्राइसेप। इसमें क्या होता है कि द बाइसेप बेंड द आर्म, बाइसेप आपकी आर्म को बेंड करवाता है एल्बो के ऊपर, जैसे आप अपनी एल्बो यानी कोनी पर आर्म को बेंड करते हैं, और जब आप अपनी बाजू बिल्कुल सीधी करते हैं तो उस वक्त आपका ट्राइसेप जो है ना वो कॉन्ट्रैक्टेड होता है। द बाइसेप ब्रेकाई इसका पूरा नाम है। बाइसेप ब्रेकाई मसल अराइजेस बाय द टू हेड्स फ्रॉम स्कैपुला, और स्कैपुला शोल्डर की बोन का नाम है जिसका जिक्र हमने कल किया था। वहां से आपका बाइसेप शुरू होता है और दरमियान में आकर जहां पर आपकी एल्बो है वहां पर आकर वो अटैच होता है रेडियस वाली बोन के साथ। द अदर टू मसल्स लाई बिलो द बाइसेप ब्रेकाई, दैट मसल्स आर और इसके अलावा दो छोटे छोटे और भी मसल इसके साथ लगे हुए होते हैं जिनका नाम है ब्रेकियलिस और ब्रेकियोरेडियलिस। द ब्रेकियलिस इज इंसर्टेड इन द अल्ना। अल्ना भी आपकी जो फोर लिम्ब है उसकी एक हड्डी का नाम है जिसका जिक्र हमने कल किया था। ब्रेकियलिस जो है वो अल्ना के अंदर आकर अटैच होता है, जबकि ब्रेकियोरेडियलिस जो है वो रेडियस के अंदर आकर अटैच होता है। व्हेन दीज मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये रेडियस और अल्ना को लिफ्ट करते हैं और आपकी आर्म जो है ना बेंड हो जाती है। और जब ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट करता है तो आपकी आर्म बिल्कुल स्ट्रेट होती है एट एल्बो। इन एंटागोनिस्टिक पेयर, उलट क्योंकि ये काम कर रहे हैं एक दूसरे के, वन मसल रिवर्स द इफेक्ट ऑफ द अदर, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्ट हैं। एक कंडीशन में आपकी आर्म बेंडेड है, दूसरे में आपकी आर्म स्ट्रेटन है। एंड दे डू नॉट कॉन्ट्रैक्ट, ये एक ही वक्त में साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ये एंटागोनिज्म के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। हम इसकी डायग्राम भी देखते हैं। जी, यहाँ पर ये आप देखें जी, ये सारा वो फिनोमेना है जो हमने पढ़ा, वर्किंग ऑफ हिंज जॉइंट। और ये याद रखिएगा कि आपकी जो एल्बो है इस पर ये जो जॉइंट है ये हिंज जॉइंट है। और हिंज जॉइंट के बारे में हमने पढ़ा कि हिंज जॉइंट एक ऐसा जॉइंट है जो टू डायरेक्शन में सिर्फ मूव करता है। जैसे आपकी बाजू जो है वो सिर्फ दो डायरेक्शन में मूव करती है, या स्ट्रेट होती है और या थोड़ी बहुत बेंड होती है। तो ये आप देखेंगे जब बाजू आपकी बेंड हुई हुई है, एल्बो बेंड हुई है, तो सूरत में बाइसेप कॉन्ट्रैक्टेड है और ट्राइसेप रिलैक्स है। लेकिन जब आपकी आर्म जो है वो बिल्कुल स्ट्रेटन हुई हुई है, उस सूरत में आपकी बाइसेप रिलैक्स है और ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्टेड है। तो ये इस तरह एंटागोनिज्म ये कहलाता है, ये फिनोमेना। तो ये मसल्स का आपका है। उसके बाद हम पढ़ते हैं मुख्तलिफ एनिमल्स की लोकोमोशन। बताइए, मैं इसको जरा क्विकली कवर अप करूंगी ये बताने के लिए कि किस तरह डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो है वो मूव करते हैं। तो ये लोअर एनिमल से स्टार्ट करते करते हायर की तरफ जाएगा। यूग्लिना एक, आपको पता है, ये एक प्रोटिस्ट है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट है, प्रोटिस्ट है। यूग्लिनॉइड जो है ना ये प्रोटिस्ट कहलाता है। ये बेसिकली इसको एलजी के ग्रुप के अंदर भी क्लासिफाई किया जाता है यूग्लिनोफाइटा के तौर पर। और ये यूग्लिनॉइड भी है क्योंकि ये एनिमल और प्लांट बोथ लाइक बिहेव कर सकता है। यूग्लिना मूव करता है फ्लैजेला की मदद से। एज द फ्लैजेलम इज व्हिप्ड बैकवर्ड द ऑर्गेनिज्म मूव्स फॉरवर्ड। और फ्लैजेला इसका मेन लोकोमोटरी ऑर्गन है। और यूग्लिना डज नॉट मूव बैकवर्ड, और यूग्लिना जो है ना वो आगे ही सिर्फ जा सकता है, ये पीछे नहीं आता। लोकोमोटरी फ्लैजेलम, इसका आपको पता है एंटीरियर एंड पर एक फ्लैजेलम लगा हुआ होता है जो इसको आगे से आगे मूव कराता है। और फ्लैजेला की वेव जो है
वो एक्टिविटी जनरेट करती है जिसकी वजह से फ्लैजेला मूव करता है एंड दे पास इन स्पाइरल फैशन। ये घूमते हुए आगे जाते हैं और इनका फ्लैजेला जो है वो घूमता है फ्रॉम बेस टू द टिप। दे इंक्रीज और इसकी घूमने की वजह से इनके यूग्लिना की स्पीड जो है वो एम्पलीट्यूड या स्पीड उसकी वेलोसिटी बहुत तेज होती है। द एक्टिविटी नोट ऑफ द फ्लैजेलम काज द बॉडी ऑफ यूग्लिना टू रोटेट फॉरवर्ड अबाउट इट्स एक्सिस। और यूग्लिना की जो फ्लैजेलम है उसकी वजह से वो अपनी बॉडी को रोटेट भी कर सकता है। यूग्लिना इज एबल टू चेंज डायरेक्शन और वो उलट भी हो सकता है, वो राइट लेफ्ट डायरेक्शन चेंज कर सकता है बाय द एक्टिव कॉन्ट्रैक्टाइल मायोनीम। ये बात आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि क्यों यूग्लिना अपनी बॉडी को डायरेक्शन को मूव करता है, क्योंकि उसका जो बॉडी है ना यूग्लिना की, उसकी पूरी बॉडी के किनारों पर एक मायोनीम लाइक सेल पड़े हुए हैं जो मसल्स के तौर पर काम कर रहे हैं, विच रन अलोंग द लेंथ ऑफ इट्स बॉडी। और व्हेन दे कॉन्ट्रैक्ट, जब वो मायोनीम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो शेप ऑफ द बॉडी चेंजेस, डायरेक्शन चेंजेस। तो इसके अंदर आपने ये याद रखना है यूग्लिना की मूवमेंट के अंदर कि यूग्लिना की मूवमेंट में आपके एक तो फ्लैजेला भी उसकी मदद कर रहा है, दूसरा मायोनीम्स उसकी डायरेक्शन चेंज करवा रहे हैं। इस तरह की मूवमेंट यूग्लिना की मूवमेंट जो है वो कहलाती है यूग्लिनॉइड मूवमेंट। ये भी सम टाइम उसने मूवमेंट पे पूछा हुआ होता है, ये फलां एनिमल की मूवमेंट क्या है, अमीबॉइड भी पूछी होती है, यूग्लिनॉइड या स्पाइरल या कुछ भी इस तरह। तो यूग्लिनॉइड मूवमेंट कहलाती है इस तरह, यानी कि मायोनीम्स की मदद से या फ्लैजेला की मदद से मूव करना। देन हम बात करते हैं, इधर आते हैं और हम पैरामीशियम की जल्दी से बात कर लेते हैं। पैरामीशियम बड़ा इम्पोर्टेंट एक और एक ये प्रोटिस्ट है, ये सिलिएट है, बेसिकली प्रोटोजोआ है, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट है। प्रोटोजोआ है पैरामीशियम, और पैरामीशियम सिलिएट है। पैरामीशियम मूव करता है सीलिया की मदद से। सीलिया वाली मूवमेंट कहलाती है सिलरी मूवमेंट। अच्छा, ये प्लीज जिसने अपना माइक खोला हुआ है प्लीज अपना माइक आप क्लोज कर लें फायजा, ताकि बाकी लोगों को आवाज आ सके। सीलिया जो है ना, ये सीलिया की मदद से जो मूवमेंट होती है ये सिलरी मूवमेंट कहलाती है। ऑल द सीलिया और ये जो पैरामीशियम है इसकी बॉडी के ऊपर बहुत सारे सीलिया एट अ टाइम होते हैं। और ये इसकी एक तरतीब है सीलिया की बीटिंग की। सीलिया इस तरह इरेगुलरली बीट नहीं करता, ये छोटे साइज के होते हैं सीलिया। और इसकी मूवमेंट बड़ी एक तरतीब से होती है। ये आप लोगों में कौन ग्रुप में मैसेज कर रहा है? चलें जी। ऑल द सीलिया डू नॉट मूव साइमल्टेनियसली। तमाम सीलिया एक ही वक्त में मूव नहीं करते, बल्कि सीलिया की मूवमेंट कुछ ऐसे होती है कि पहले एक बंच या एक गुच्छा आप कह लें सीलिया का, पहले वो करता है कॉन्ट्रैक्ट, फिर अगला द वेव स्टार्ट एट द इंटीरियर, और फ्रंट से शुरू होकर बैक तक वो सीलिया की बीटिंग बड़े कोऑर्डिनेटेड फैशन में होती है। सीलिया की डेफिनेशन मैं आपको बता दूं, सीलिया एक बहुत छोटा फाइन थ्रेड लाइक एक्सटेंशन है सेल मेम्ब्रेन की ही। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि सीलिया किसकी ही एक्सटेंशन है, तो आप कहेंगे ये सेल मेम्ब्रेन ही एक्सटेंड होकर उसने सीलिया बनाया हुआ है। और द लेंथ ऑफ सीलिया रेंजेस, और सीलिया की लेंथ जो है ना वो मैनी माइक्रॉन्स टू मैनी हंड्रेड माइक्रॉन्स के दरमियान फॉल करती है। एंड डायमीटर जो गोलाई जो इसकी है वो 0.1 टू 0.5 माइक्रोमीटर है। सीलियम कंसिस्ट ऑफ 9 पेरिफेरल डबल फाइव। अब सीलिया का मैं आपको जो है ना नेक्स्ट यहाँ पर इसने बनाया हुआ होगा, मैं अंदरूनी स्ट्रक्चर आपको दिखाऊंगी। सिर्फ आपने इतना याद रखना है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है ये, बल्कि किसी टेस्ट में मैंने पीएचडी के टेस्ट में पीएचडी के एंट्री टेस्ट में जो है ना ये क्वेश्चन आया हुआ था कहीं पर, कि जो सीलिया होता है, सीलिया के अंदर जो माइक्रोट्यूब्यूल्स की जो अरेंजमेंट है वो किस तरीके से होती है, तो वो मैं आपको बताती हूँ। एक सीलियम जो है इसके अंदर अगर ये एक आप समझिए ये सीलिया, ये आप समझिए कि मैं उसको थोड़ा बड़ा करके बना रही हूँ। और अगर अब इसका क्रॉस सेक्शन देखें, ऐसे क्रॉस सेक्शन अंदर से अगर हम इसको देखना चाहें, तो इसके अंदर 9 डबल फाइब्रल्स है इस तरह की, 1 2 3 4 5 6 8 9। ये इस तरह 9 डबल फाइब्रल इसके अंदर अरेंज होती है, और दरमियान में 2 जो है ना सेंट्रल स्मॉलर फाइब्रल्स होती हैं। और जो शेप लगती है वो कहता है कि इट अपीयरेंस ऑफ 8 शेप्ड फिगर एंड 2 सेंट्रल फाइब्रल, ऑल दीस फाइव। और ये जो पूरी फाइब्रल जो मैंने आपको बनाकर दिखाई है, ये पूरी सीलिया की लेंथ में रन करेंगे। ये नहीं कि सिर्फ ऊपर डॉट्स डॉट्स लगे हुए हैं,
ये पूरी सीलिया की इस तरह लेंथ में जो है ना ये सारी फाइब्रिल रन करेंगे, जो इनको हम कह रहे हैं ना डबल फाइब्रिल। आपने सिर्फ इनका नंबर ज़रूर याद रखना है कि सीलिया के अंदर 9 डबल फाइब्रिल्स होती और ये इस तरह लॉन्गिट्यूडिनली रन करती हैं थ्रू सीलियम द दीज और इनके बाहर एक मेम्ब्रेन है जिसको आप सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, उससे ये कवर्ड है, ठीक है? अब ये कैसे हम ऊपर बात कर रहे थे कि सीलिया बड़े कोऑर्डिनेटेड फैशन में मूव करता है, किस तरह? द एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ मूवमेंट ऑफ सीलिया स्टिल नॉट नोन अभी तक एग्जैक्ट नहीं पता लेकिन 1955 में ब्रैडफोर्ड ने ये दरियाफ्त किया कि ये सीलिया इस तरह बीट करता है। मूवमेंट ऑफ सीलिया ड्यू टू साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन और स्लाइडिंग ऑफ डबल फाइब्रिल इन टू ग्रुप्स। वो कहता है कि 2 ग्रुप्स में सीलियम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। पहले क्या होता है कि हमने जो है जैसे मैंने आपके सामने वो सर्कल बनाया था कि जैसे ये सर्कल है तो इसमें उसने 9 डबल फाइब्रिल बनाए, इस तरह के 9 जोड़े उसने बनाए हुए थे। तो वो कहता है ब्रैडफोर्ड 1955 में जिसने दरियाफ्त किया, वो कहता है कि होता क्या है कि ये जो 9 है, ये 9 के 9 इकट्ठे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते। इन 9 में से 5 की गुंजाइश है, क्या लेक्चर करा सकते हैं यहाँ तक आप? आप लगा लें, यहाँ तक आप लगा लें। 5 पहले इकट्ठे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। 9 5 आउट ऑफ 9 प्लीज़ आप अपना माइक म्यूट कर लें फ़ाइज़ा प्लीज़ आप अपना अच्छा ये जो है ना 5 जो डबल फाइब्रिल्स हैं 9 में से पहले ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं विद द रिजल्ट दैट सीलियम बेंड शॉर्टन और उसके नतीजे में सीलियम थोड़ा शॉर्ट या कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। उस कंडीशन को आप कहते हैं इफेक्टिव स्ट्रोक। इसके बारे में अक्सर पूछा गया है पेपर में। व्हाट इज इफेक्टिव स्ट्रोक? या वो कहता है कि इफेक्टिव स्ट्रोक के दौरान कितने डबल फाइब्रिल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं सीलिया के अंदर, तो आप कहेंगे 5। फिर है जी के आखिरी जो 9 बचते हैं फिर सॉरी 4 जो बचते हैं 4 आउट ऑफ 9 फिर वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और फिर सीलिया थोड़ा-सा स्ट्रेट हो जाता है। उसको आप कहते हैं रिकवरी स्ट्रोक, यानी 5 वाले को इफेक्टिव स्ट्रोक और 4 वाले को रिकवरी स्ट्रोक। ये सीलिया की मूवमेंट है एज़ अ रिजल्ट ऑफ बेंडिंग एंड रिकवरी। इन दोनों रिकवरी स्ट्रोक्स की वजह से पैरामीशियम स्विम करता है पानी में बाय और एनर्जी भी इस्तेमाल होती है सीलिया की कॉन्ट्रैक्शन में जो एटीपी देती है। द एंजाइम प्रेजेंट इन सीलिया ब्रेक अप एटीपी टू रिलीज एनर्जी और जो एंजाइम सीलिया में होता है वो ब्रेक करता है एटीपी को ताकि एनर्जी पैदा की जाए। द एक्शन ऑफ सीलिया इज कोऑर्डिनेटेड। सीलिया का एक्शन आपस में कोऑर्डिनेटेड होता है। पहले फ्रंट वाले सीलिया बीट करते हैं, फिर दरमियान वाले और फिर आखिर वाले एंड द सीलिया बीट टुगेदर। अच्छा इसको हम नेक्स्ट देखते हैं कि ये क्या कहता है इसमें। जी, तो वो कहता है कि द एक्शन ऑफ सीलिया इज कोऑर्डिनेटेड एंड ऑल द सीलिया बीट टुगेदर। बीट का मतलब है उनका हिलना, हरकत करना। एक एक तरतीब में वो सीक्वेंस में जो है ना बीट करते हैं। अ, और इस तरह टू प्रोपेल द एनिमल इन वन डायरेक्शन ताकि एनिमल को खास डायरेक्शन में भेजा जाए। अमीबा जो है ना, अमीबा की मूवमेंट के बारे में मैं जल्दी से बात करती हूँ। अमीबा जो है वो अमीबॉइड मूवमेंट होती है इसकी। और मेन जो बात है अमीबा मूव करता है सूडोपोडिया के ज़रिए। ये भी बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है और ये भी मैंने देखा है पेपर में कि अमीबा मूव्स बाय मीन्स ऑफ सूडोपोडिया। सूडो मीन फॉल्स एंड पोडिया मीन फुट। ये कोई ट्रू किस्म का कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं है, ये एक ज़रूरत के तहत बनाया गया है। द सूडोपोडिया आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन थ्रोन इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ जिस तरफ अमीबा अपने साइटोप्लाज्म को फ्लो करता है उसी तरफ को वो चल पड़ता है। द बॉडी मूव्स इन दैट डायरेक्शन द एग्जैक्ट मैकेनिज्म इज अननोन। अब ये आपके सामने डायग्राम बनी हुई है अमीबा की। अमीबा का जो बाहर बाहर साइटोप्लाज्म है उसको एक्टोप्लाज्म कहते हैं, जो दरमियान में है उसको एंडो और ये इसमें सूडोपोडिया अपना जो है ना आगे करके ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन की हुई है, इसको सूडोपोडिया या फॉल्स फुट कहते हैं। उसके बाद जेलीफिश की बड़ी दिलचस्प किस्म की मूवमेंट है वाटर के अंदर। ये आपको तमाम फाइलम्स के रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स की लोकोमोशन बता रहा है। ये आपने याद रखना है, ये एक दफा पूछा गया क्वेश्चन है कि जेट प्रोपल्जन के जरिए कौन सा एनिमल मूव करता है, तो आप कहेंगे जेलीफिश। जेलीफिश एक अम्ब्रेला लाइक बॉडी होती है, बेल जिसको कहते हैं, जैसे बेल होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल बेल के अंदर पानी भरता है एंड देन द बेल कॉन्ट्रैक्ट और एकदम जब उसमें फुल वो पानी से भर जाती है बेल तो वो जो है ना बेल कॉन्ट्रैक्ट करती है, यानी वायरस में जब इतना ज्यादा वाटर फिल्ड होगा तो वो वाटर का जो प्रेशर है, ये जो फोर्स है, वो एकदम प्रेशर से पानी इसमें से निकलता है। द वाटर इज फोर्स्ड आउट लाइक अ जेट।
और एनिमल उस प्रेशर की वजह से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है, जिसको कहते हैं जेट प्रोपल्जन। उसके बाद आपके अर्थवर्म की लोकोमोशन आ गई, जिसका जिक्र पहले भी 1-2 दफा आया है। अर्थवर्म जो है अपने मसल्स को बड़ा इस्तेमाल करता है। अर्थवर्म शो अकॉर्डियन लाइक मूवमेंट, तो ये आपने याद रखना है, इसकी मूवमेंट को अकॉर्डियन लाइक मूवमेंट कहते हैं। इन विच सीटी और अर्थवर्म के ना सिर्फ बॉडी के मसल उसकी मदद करते हैं, बल्कि सीटी एक उसके ऐसे अपेंडेजेस टाइप हैं जो उसके हर सेगमेंट के साथ मौजूद होते हैं, वो उसकी मदद करते हैं मूवमेंट में। बोथ आर इन्वॉल्वड इन मूवमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल अर्थवर्म बिकम लॉन्ग एंड थिन। तो अर्थवर्म की भी इस तरह की मूवमेंट है कि पहले उसके बॉडी के लॉन्ग बॉडी जो है थोड़ी सी एलोंगेट होती है। द सीटी प्रेजेंट ऑन द लोअर साइड, तो उसकी सीटी जो है वो जो अपेंडेज है वो उसकी अगली सतह को जमीन के साथ चिपका लेते हैं एंड होल्ड फर्मली द लॉन्गिट्यूडिनल मसल, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और सर्कुलर रिलैक्स करते हैं। उस वक्त उसकी बॉडी छोटी होती है और एनिमल आगे जाता है। द सीटी फिर उसके बाद पोस्टीरियर साइड के सीटी निकल आते हैं और वो एनिमल को बॉडी के साथ फिक्स करते हैं ग्राउंड के साथ। उस वक्त उसके सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और लॉन्गिट्यूडिनल रिलैक्स करते हैं और बॉडी उसकी थिन और लॉन्ग हो जाती है। इन दिस वे अर्थवर्म मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अच्छा जी, ये आपको अर्थवर्म की मूवमेंट नजर आ रही है। ये पहले लॉन्गिट्यूडिनल कॉन्ट्रैक्ट है, मसल रिलैक्स है और सर्कुलर कॉन्ट्रैक्टेड है, तो ये सेगमेंट आपको जो है ना एलोंगेटेड नजर आ रहा है। फिर सर्कुलर रिलैक्स है और लॉन्गिट्यूडिनल कॉन्ट्रैक्ट है। इस सूरत में जो ये आप देखें कि ये इसकी सीटी है, छोटे-छोटे जो ऐसे बाल से थे ना, आपने निकाले में वो इस तरह वो ऐसे मूव कर रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में बाय बोथ द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल एंड बाय सीटी। और नीचे लिखा हुआ है अर्थवर्म क्रॉलिंग बाय पेरिस्टालसिस। ये मूवमेंट जो है ना, ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट भी कहलाती है। जैसे आपकी खुराक की नाली में खुराक मूव करती है ना पेरिस्टालसिस, यानी पहले एक सेगमेंट फिर अगला, और इस तरह आपकी खुराक की नाली से चलती-चलती खुराक नीचे पहुँच जाती है, वो भी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है। और आपने याद रखना है कि अर्थवर्म की अकॉर्डियन लाइक मूवमेंट है, अकॉर्डियन लाइक। ठीक है जी। उसके बाद कॉकरोच का ज़िक्र करते हैं। कॉकरोच की भी बड़ी दिलचस्प किस्म की मूवमेंट है। कॉकरोच 2 चीज़ें एट अ टाइम इस्तेमाल करता है, अपनी लेग्स भी और अपने विंग्स भी। कॉकरोच जो है बड़ा तेज़ी से भागता है, स्विफ्ट वॉकिंग है, इसकी तेज़ है, फ्लाइट भी करता है अपने विंग्स के ज़रिए और चलता भी है। 4 लेग्स, इसकी आगे वाली टाँगें जो है इसकी बॉडी को आगे मूव करती हैं। हाइंड लेग्स जो दरमियान में वो भी उसी तरफ जाती हैं, लेकिन वो उसकी मदद करती हैं। मिडल लेग एक्ट एज़ अ प्रोप। मिडल लेग जो इसकी आपको पता है इंसेक्ट की 6 टाँगें होती हैं। फ्रंट, 2 मिडल और 2 हाइंड। जो इसकी मिडल है वो प्रॉप, यानी कि वो एक मददगार के तौर पर काम करे। इन मीन टाइम जो रिमेनिंग 3 लेग्स हैं वो फिर मूव टुगेदर एंड प्रोसेस इज़ रिपीटेड। उसके अलावा ये याद रखना है आपने कि कॉकरोच के पास 2 पेयर्स ऑफ विंग्स भी होते हैं। पोस्टीरियर पेयर ऑफ विंग्स ब्रिंग अबाउट फ्लाइट। ये यहाँ पर बात याद रखने वाली है कि कौन-सा विंग्स का पेयर उसमें उड़ान के लिए इस्तेमाल होता है, तो आपके कहने हैं पोस्टीरियर पेयर। पोस्टीरियर मीन पीछे वाला। These beat in air in this manner and they support the body weight and it drive through the air. उसके बाद स्नेल जो है, स्नेल एक बड़ा नरम किस्म का एक सॉफ्ट बॉडीड एनिमल है जो कि फाइलम मोलस्का से बिलोंग करता है। स्नेल्स एंड मसल्स और मोलस्क, और इनके बकायदा फुट होता है जिससे ये मूव करते हैं। और स्टारफिश जो है ये फाइलम अकाइनोडर्मेटा से बिलोंग करती है। स्टारफिश के पास होते हैं ट्यूब फीट, ये इसका प्रॉपर ऑर्गेनेली है, सॉरी ऑर्गन है मूवमेंट के लिए, जिसको आप कहते हैं ट्यूब फीट, जो कि उसकी बॉडी की जो रेडियल कैनाल है उसके अंदर होता है और उसकी आर्म्स तक जा रहा होता है। इसकी 5 आर्म्स होती हैं। वो ट्यूब फीड के ज़रिए पानी को अपनी बॉडी में पंप करता है। जब उसकी बॉडी भर जाती है तो सक्शन के ज़रिए फिर वो उसको बाहर निकालते हैं और इस तरह से स्टारफिश मूव करती है किसी डायरेक्शन में, और स्टारफिश की आर्म्स भी मदद करती हैं स्विमिंग के अंदर। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं ये क्या कहता है जी, वो तो हो गए जो ऊपर हमने जितने एनिमल्स का ज़िक्र किया ना वो सारे थे इनवर्टिब्रेट, जिसमें हमने बात शुरू की है युगलिना। युगलिना के प्रोटोज़ोआ है, उसके अलावा जो अमीबा है, अमीबा भी प्रोटोज़ोआ है। फिर हमने बात की पैरामीशियम, पैरामीशियम भी प्रोटोज़ोआ सिलिएट है। फिर हमने बात की अर्थवर्म, अर्थवर्म फाइलम एनिलिडा से बिलॉन्ग करता है। स्नेल फाइलम मोलस्का से बिलॉन्ग करता है। स्टारफिश फाइलम अकाइनोडर्मेटा से बिलॉन्ग करती है। कॉकरोच फाइलम आर्थ्रोपोडा से बिलॉन्ग करता है। और जो जेलीफिश थी, जेलीफिश फाइलम नाइडेरिया से बिलॉन्ग करती है। अब हम वर्टिब्रेट की बात करते हैं। फिशेज़ की मूवमेंट आपको पता है, फिशेज़ स्विम करती हैं पानी में और उनके पास फिन्स होते हैं। और वो कहते हैं कि पानी के अंदर तैरना भी बहुत बड़ा मुश्किल ये किस्म की लोकोमोशन है।
और ये वॉकिंग ऑन लैंड लाइक मैन और फ्लाइंग इन द बर्ड, ये बड़ा डिफरेंट है। यानी आप खुद सोचें कि परिंदे हवा में उड़ते हैं, इंसान चलते हैं, लेकिन फिश का पानी में तैरना, दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम। द बॉडी ऑफ, लेकिन नेचर ने फिश की बॉडी को ऐसे ही डिजाइन किया है। फिश की बॉडी है स्ट्रीम लाइंड। आपने देखा है कि फिश की बॉडी होती है बोट लाइक है, वो बआसानी पानी को कट कर सकती है, बीइंग टेपर्ड, और दोनों साइडों से चिपटी होती है एट बोथ एंड। दिस मींस दैट वाटर फ्लो रेडिली, ताकि बॉडी, उसकी बॉडी से पानी रेडिली मूव कर जाए और फ्रिक्शन कम से कम हो। अपार्ट फ्रॉम फिन्स, मछली के फिन्स भी होते हैं लोकोमोशन के लिए। उसके अलावा कुछ और भी स्ट्रक्चर हैं जो इसकी मूवमेंट को कामयाब बनाते हैं पानी में। डर्मल डेंटिकल्स ऑफ, जैसे हमने शार्क के अंदर पढ़ा था कि उसकी दांत नुमा स्केल्स निकले हुए थे, जिनको प्लेकॉइड स्केल कहते हैं, और स्केल्स ऑफ बोनी फिश, जिन जो कि बहुत ज्यादा वो भी हार्ड होते हैं, वो परफेक्ट हैं उसके लिए, और वो उनकी बॉडी को कैप्ट मॉइस्ट रखते हैं। ये फिश की हमने पढ़ा था कि स्किन के ऊपर ग्लैंड्स होते हैं जो उसकी बॉडी को मॉइस्ट रखते हैं, स्लिमी रखते हैं, ताकि उसकी बॉडी पर कोई भी बैक्टीरिया, कोई पैरासाइट अटैक ना करे, और फ्रिक्शन भी कम से कम हो। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ म्यूकस, और आपसे पूछा जाए कि हाउ फिश नहीं, बाय विच थिंग द फिश इज प्रोटेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ पैरासाइट और फ्रिक्शन, तो आप कहेंगे म्यूकस या ऑयल ग्लैंड की वजह से। डॉर्सल और वेंट्रल अनपेयर्ड फिन्स होते हैं इसके फिश की बॉडी पर। फिन्स के बड़े पेयर्स मौजूद होते हैं जो काफी उसकी बॉडी को सपोर्ट करते हैं लोकोमोशन के अंदर। जो कि अगर मैं फिश यहाँ पर बनाऊं, ये एक फिश है, ठीक है। इस फिश के ये जो फिन है, ये कॉर्डल फिन कहलाता है। एक इसका इधर फिन होता है, इसको एनल फिन कहते हैं। उसके अलावा इसका एक पेयर फिन इधर होते हैं। उसके अलावा इसके जो है वो एक इधर भी जो है इधर भी सम टाइम दो होते हैं, सम टाइम एक बड़ा सा होता है। ये बड़ी मदद करते हैं फिश की मूवमेंट में। कुछ अनपेयर्ड है, ये फिश की बॉडी को स्टेबल रखते हैं। हम ये देखते हैं कि इनके काम क्या है। वो कहता है कि डॉर्सल और वेंट्रल अनपेयर्ड फिन हेल्प इट स्टेबलाइज द फिश। द पेयर्ड पेक्टोरल और पेल्विक आर यूज्ड फॉर स्टीयरिंग एंड बैलेंसिंग द एनिमल। एंड कॉर्डल, ये आखिर पर टेल फिन है ना, ये उसकी बॉडी को कोऑर्डिनेट करवाता है पेड फिन्स के साथ, ताकि फॉरवर्ड मूवमेंट कामयाबी से हो सके। ब्योएंसी एक ऐसा फिनोमेना जो मछली में पाया जाता है। ब्योएंसी होता है पानी की मुख्तलिफ गहराइयों में जो है ना ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर की तरफ मूव करना, और इसके लिए फिश के अंदर स्विम ब्लैडर होता है जो उसकी मदद करता है। स्विम ब्लैडर, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद है जी फिश के बाद एम्फीबियन आते हैं, क्योंकि कहा यह जाता है कि एम्फीबियंस आर एवॉल्व्ड फ्रॉम फिशेज। एम्फीबियन में आपका फ्रॉग आता है, न्यूट आता है, सैलामेंडर आता है। द जनरल बिल्ड बॉडी इज, आपको पता है कि एम्फीबियन की बॉडी भी तकरीबन फिश की तरह की होती है। सच फॉर्म हैव टू मीन्स ऑफ, और ये दो तरीकों से जमीन पर चलते हैं। या तो ये अपनी बैली को रगड़ते हैं, रिगलिंग करते हैं जमीन पर विद हेल्प ऑफ सेगमेंटली अरेंज मसल, और या ये इसको कहते हैं स्विम ऑन लैंड, यानी अपनी बैली के जरिए अपनी बॉडी को जमीन पर रिगल करना या रगड़ना। दिस इज कॉल्ड स्विमिंग ऑन लैंड। ये इस तरह भी एम्फीबियन करते हैं, जबकि एम्फीबियन जो है वो लेग्स के जरिए भी जंप करते हैं, जैसे फ्रॉग। On the other hand, few raise up their body on the legs, which then propel them along as movable lever. उसके बाद ये आपने यहाँ पर इसने लिखा हुआ है ए न्यूरा। ए न्यूरा ऑर्डर का नाम है, ऑर्डर ए न्यूरा, इससे फ्रॉग बिलोंग करता है। तो ये आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि फ्रॉग बिलोंग्स टू विच ऑर्डर ऑफ द क्लास एम्फीबिया, तो आप कहेंगे ऑर्डर ए न्यूरा। ए न्यूरा का मतलब है विदाउट टेल, तो आपको पता है फ्रॉग की टेल नहीं होती। The entire skeleton and muscular system has become specialized for the peculiar swimming and jumping. और इसकी पूरी बॉडी में फ्रॉग में मसल होते हैं, बोन्स होती हैं बकायदा, जो इसकी स्विमिंग और जंपिंग में उसकी मदद करती हैं। और ये लिम्स की मदद से बड़ा अच्छा जो है वो लोकोमोशन करता है। फ्रॉग टोड जो है ये भी एम्फीबियन है, ये वॉक भी करते हैं और होपिंग मीन जंपिंग भी करते हैं अपने स्ट्रॉन्ग हाइंड लिम्स। यानी आपको पता है कि फ्रॉग टोड की जो हाइंड लिम्स है वो बड़ी वेल डेवलप और बड़ी एलोंगेटेड और स्ट्रॉन्ग होती हैं, वो मदद करती हैं। उसके बाद रेप्टाइल। रेप्टाइल जो है, रेप्टाइल में छिपकली, लिजर्ड हो गई आपकी, क्रोकोडाइल हो गई आपकी, जो है स्नेक हो गया, ये सारे आपके रेप्टाइल हैं। द लाइफ साइकिल ऑफ रेप्टाइल रिवील स्ट्राइकिंग एडेप्टेशन, दे मूव बेटर देन एम्फीबियन ड्यू टू एवोल्यूशन ऑफ स्केलेटन। इनका स्केलेटन ज्यादा अच्छा होता है एम्फीबियन से। द रेप्टाइल यूज मेथड ऑफ वॉकिंग एंड रनिंग, ये वॉक भी करते हैं, रनिंग भी करते हैं। जर्नल फॉर्म ऑफ स्केलेटन इज बेस्ड ऑन इनहेरिटेड फ्रॉम एंशिएंट एम्फीबियन, और इनके अबव अजदाद भी एम्फीबियन है। द स्केलेटन इनका बड़ा मजबूत, हाईली ऑसिफाइड होता है, और जो उनको बड़ी सपोर्ट देता है। रेप्टाइल के हैव सर्विकल वर्टिब्री, हमने कल वर्टिब्री की बात की थी और हमने कहा था कि वर्टिब्रल कॉलम को चार हिस्सों में तकसीम किया जाता है: सर्विकल, थोरैसिक, लंबर एंड
पेल्विक। तो सर्विकल के अंदर मैंने आपको बताया था कि हर वर्टिब्रेट की सर्विकल में 7 वर्टिब्री मौजूद होते हैं। जो रेप्टाइल हैं इनके भी सर्विकल वर्टिब्री में 7 हैं और ये अपने सर को बड़ा तेजी से घुमाते हैं। आपने देखा होगा फ्रॉग मुड़कर भी देख रहा होता है सम टाइम, यानी काफ़ी हद तक अपने उसको बेंड कर लेता है। द फर्स्ट 2 सर्विकल वर्टिब्रे जिनको एटलस और एक्सिस कहते हैं प्रोवाइड ग्रेटर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट फॉर हेड। द एक्सिस इज मॉडिफाइड फॉर और रोटेशनल मूवमेंट में भी सपोर्ट होती है इनको। द रिब्स रेप्टाइल की जो है वो बड़ी हाईली मॉडिफाइड है। रिब्स ऑफ स्नेक्स, सांप की रिब्स बहुत ही ज्यादा मॉडिफाइड है। उनके मस्कुलर कनेक्शन है लार्ज बेली स्केल के साथ, जो इनकी बेली के ऊपर स्केल है उसके साथ इनके मसल्स की बड़ी कोऑर्डिनेशन है टू एड लोकोमोशन। मैनी प्री हिस्टोरिक रेप्टाइल, काफी पुराने रेप्टाइल में देखा गया कि उनकी बाइपीडल लोकोमोशन थी। जैसे अगर आप अपने माइंड में डायनासोर को ले आए तो उसकी भी हाइंड लिम्स काफी बड़ी-बड़ी और वेल डेवलप्ड थी। दे हैड अ नैरो पेल्विस एंड हैवी आउटस्ट्रेच्ड टेल, और उनकी टेल बहुत बड़ी हुआ करती थी उनको बैलेंस के लिए। बाइपीडल लोकोमोशन फ्रीड द फ्रंट, और बाइपीडल की वजह से सिर्फ वो हाइंड लिम्स को इस्तेमाल करते थे, फ्रंट नहीं इस्तेमाल होती थी, जो बाद में वो सिर्फ कैप्चर करने के लिए प्रे को, और फिर बाद में फ्लाइट के अंदर वो इस्तेमाल हुए फोर लिम्स। एयर, हवा में उड़ना जो है वो बड़ा एक टेक्निकल सा एक लोकोमोशन का एक पैटर्न है जो कि बर्ड्स में पाया जाता है। मॉडिफाइड बर्ड्स का ढांचा जो है वो मॉडिफाइड होता है फ्लाइट के लिए। द मोस्ट ऑब्वियस अडेप्टेशन, सबसे अच्छी अडेप्टेशन परिंदों की जो है वो ये इनकी बोन्स हॉलो होती हैं। हॉलो का मतलब है अंदर से बड़ी हल्की फुल्की होती हैं ताकि परिंदे को बहुत ज्यादा वजन ना उठाना पड़े उड़ने के लिए। द फोर लिम्स, अब ये आपने पॉइंट याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि जो परिंदों के विंग्स हैं ये कौन सी वाली लिम्स कौन सी वाली लिम्स एवॉल्व होकर उन्होंने विंग्स बनाए, तो आप कहेंगे फोर लिम्स। और इनमें बड़े स्ट्रॉन्ग जो विंग्स है ना इनके बेस पर बड़े स्ट्रॉन्ग पेक्टोरल मसल लगे हुए होते हैं जिसकी वजह से ये उड़ते हैं। दे पुल द विंग्स अप एंड डाउन, इन मसल्स की वजह से परिंदा अपने पर को ऊपर नीचे करता है। द स्टिर्नम, स्टिर्नम के बारे में हमने कल भी जिक्र किया था, ये एक दरमियानी बोन है जिसके साथ आपकी रिब्स अटैच होती हैं। परिंदों में आपने याद रखना है कि द स्टिर्नम इज मॉडिफाइड टू फॉर्म कील, ये पूछा गया क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि कील जो है वो ज़रूरी है फॉर द अटैचमेंट ऑफ मसल्स, क्योंकि इसकी मसल बार-बार जो है बीट करता है परिंदा अपने विंग्स को, तो मसल के लिए स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट का होना ज़रूरी है। तो आपने याद रखना है कि स्टिर्नम जो है परिंदों में वो कील कहलाती है। बॉडी परिंदों की फेदर से कवर होती है जिसकी वजह से उनको वो हीट भी मिलती रहती है, और विंग्स को लार्ज सरफेस एरिया भी मिलता है ताकि परिंदे को हवा में रखा जाए, और ये बॉडी को वार्म भी रखते हैं। बॉडी इनकी स्ट्रीमलाइन्ड होती है परिंदों की भी, ये हवा को काटते चले जाते हैं। द फीदर लाई स्मूथली अगेंस्ट इट्स बॉडी, ताकि हवा आसानी से परिंदे के पर के ऊपर से मूव करती जाती है। एयर बर्ड कैन आइदर, बर्ड दो तरीकों से मूव करता है जी, बर्ड की फ्लाइट दो है, एक्टिव और पैसिव। ये पैसिव को ग्लाइडिंग भी कहते हैं और एक्टिव को फ्लैपिंग भी कहते हैं। ये मैं आपको इसका बताती हूँ इनका क्या डिफरेंस है। एक्टिव फ्लाइट वो फ्लाइट होती है जिसमें परिंदे जो है ना अपने परों को बीट कर रहे होते हैं, लगातार फड़फड़ा रहे होते हैं, उसको फ्लैपिंग कहते हैं और एक्टिव भी कहते हैं, क्योंकि उसमें वो परिंदा बड़ा एक्टिवली अपने विंग्स को बीट कर रहा होता है। जबकि अगर बात की जाए ग्लाइडिंग फ्लाइट की, जो कि अक्सर पानी या समुंदर या दरिया के करीब जो परिंदे हैं ना, जैसे बगला हो गया जिसको आप क्रेन कहते हैं, वो ग्लाइडिंग जो है ना फ्लाइट रखता है, यानी बिल्कुल अपने पैरों को सीधा रख के, और वो बड़ा कूल तरीके से जो है ना पानी के ऊपर आप देखते हैं कि वो उड़ रहा होता है। पैसिव फ्लाइट वो है जब बर्ड ग्लाइड करते हैं, विंग्स बिल्कुल एरोफॉयल के तौर पर एक्ट करते हैं, हवा बड़ी आसानी उनके ऊपर से मूव कर रही होती है, और बर्ड जो है उसको उस हवा की वजह से फिर लिफ्ट भी मिलती है, और अमाउंट ऑफ लिफ्ट डिपेंड करती है कि उसने पर किस एंगल पर रखा हुआ है। और एक्टिव फ्लाइट वो है जिसमें परिंदे को हवा अवेलेबल नहीं होती, तो वो अपने परों को फड़फड़ा कर हवा पैदा करता है, और ये कबूतर जो है ना पिजन, वो ये काम करता है। वो आपको पता है हर वक्त अपने विंग्स को बीट करता है एयर प्रेशर जनरेट करने के लिए, और जितना एयर प्रेशर होगा द एज द बर्ड मूव थ्रू द एयर फ्लो मोर क्विकली। This reduces the air pressure on the top of the wing compared to the air pressure below. There is a net upward pressure. तो ये प्रेशर के हवाले से नहीं पूछा जाता, आपने एक्टिव और पैसिव का याद रखना है कि एक्टिव फ्लाइट को फ्लैपिंग फ्लाइट भी कहते हैं, और पैसिव फ्लाइट को ग्लाइडिंग भी कहते हैं। ज्यादातर एक्वेटिक बर्ड जो वो पैसिव फ्लाइट करते हैं, और जो डोमेस्टिक आपके बर्ड है वो एक्टिव फ्लाइट करते हैं। मैमल आप लोग हैं, आप लोगों में बड़ी दिलचस्प किस्म की लोकोमोशन है। सिर्फ आप भी नहीं, और भी मैमल जो है उस ग्रुप्स में इंक्लूड हैं। आप लोग लिम्स का इस्तेमाल करते हैं, बड़ी एफिशिएंट है। अगर आपसे पूछी जाए कि किसकी लोकोमोशन सबसे ज्यादा एफिशिएंट है, तो आप कहेंगे मैमल की।
तो लिम्स जो है वो बड़ी मॉडिफाइड है आपकी। आप लोग जो है ना, आप लोग कहलाते हैं, आप लोगों की लोकोमोशन है प्लांटीग्रेड। प्लांटीग्रेड लोकोमोशन ऐसी है जिसमें बकायदा एक एक सोल, यानी आपका पाँव जो है वो बकायदा एक सोल रखता है, और उंगलियां आपकी जो डिजिट्स हैं उनकी मदद से आप जमीन पर रखते हैं उसको और चलते हैं। जैसे मंकी, एपस मैन। तो ये अक्सर ये भी पूछा जाता है कि मंकी किस तरह की लोकोमोशन, तो आप कहेंगे प्लांटीग्रेड मैमल है। डिजिटी ग्रेड वो है जिनकी सिर्फ छोटी-छोटी ऐसी टिप्स की तरह उंगलियां सी डिजिट होते हैं। ये बड़ी तेजी से दौड़ते हैं। इसमें आता है आपका रैबिट, आपका खरगोश के पाँव अगर आप देख लें, और रोडेंट, गुलैरी हो गई, चूहा हो गया, ये सारे डिजिटी ग्रेड हैं। फिर अंगुली ग्रेड वो हैं जिनके हूफ यानी खुर होते हैं। देयर टोज मॉडिफाइड टू फॉर्म हूफ, जिसमें डियर, गोट आपकी आती है, और इनकी बड़ी तेज होती है। अंगुली ग्रेड जो है ना बड़ी तेजी से भागते हैं। जैसे आपका हॉर्स भी है, आपका जो है ये सारे बफेलो, गोट, शीप, ये सारे अंगुलेट्स हैं। फिर उसके बाद ये लास्ट इसका जो टॉपिक है उसमें ये है कि वो ये बताता है कि वर्टिब्रेट की बॉडी जो है उसमें अरेंजमेंट ऑफ बोन्स किस तरीके से है कि वो मुख्तलिफ इस तरह की लोकोमोशन करते हैं। तो वो कहता है कि ऑल वर्टिब्रेट की बॉडी का कॉमन प्लान सेम है, लेकिन उनकी हैबिटेट के अलग होने की वजह से उनकी थोड़ी सी हड्डियों के अरेंजमेंट डिफरेंट है। जैसे सी रिक्वायर एडेप्टेशन वी डिफर फ्रॉम दो लैंड, जब जमीन और पानी वालों में फर्क है, पानी और हवा वालों में फर्क है, जमीन और हवा वालों में भी फर्क है। फिशेज जो है अपनी बॉडी को धकेलती हैं एंटीरियर टू पोस्टीरियर, और फिश की जो मूवमेंट है उसको एस बैंड लोकोमोशन भी कहते हैं, क्योंकि अल्टरनेटिवली वो अपने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रही होती है, और एक लैशिंग मूवमेंट ही आपको दिखाई देती है मछली की वजह से। दिस टाइप ऑफ मोशन इज सीन इन, और ये मोशन कार्टिलेजिनस मछली, डॉग फिश और शार्क में देखी गई है, एस टाइप, और जिसको आप कहते हैं लैशिंग मूवमेंट। फिर उसके बाद हम जमीन पर आ जाते हैं। चौपाए जो होते हैं टेट्रापोड, उनकी 4 टांगे होती हैं, जैसे एम्फीबियन हो गए, फ्रॉग, रेप्टाइल, छिपकली हो गई। लेग्स एमर्ज, इनकी साइडों से लेग्स निकली हुई होती हैं बॉडी की, और इसको कहते हैं एस रिगलिंग। ये भी अपनी बॉडी को रगड़ते हैं जमीन के ऊपर। गर्डल्स एंड लिम्स ऑफ टेट्रा, और इनके जो हमने कल पढ़े ना, पेक्टोरल गर्डल, पेल्विक गर्डल, ये इवॉल्व है टेट्रापोड में, जो उनकी अटैच करते हैं डिफरेंट बोन्स को उनकी बॉडी के साथ, और मदद करते हैं मूवमेंट में। जी, तो इसमें 1-2 बातें हैं इम्पोर्टेंट, इसलिए मैं ये पढ़ा रही हूँ। इसमें एक चीज़ आएगी बर्ड्स के हवाले से स्पेशली। अच्छा, वो कहते हैं कि टेट्रापोड का जो पेल्विक गर्डल है वो बड़ी यूनाइट करता है, इकट्ठा करता है फर्मली, मजबूती से, सैक्रल रीजन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। मैंने आपको कल बताया था जो वर्टिब्रल कॉलम है उसमें 4 रीजन है, सर्विकल, थोरैसिक, लंबर और पेल्विक। और पेल्विक को मजीद 2 हिस्सों में तकसीम किया गया था, सैक्रम और कॉकेक्स। तो वो कहते हैं कि ये जो टेट्रापोड है इनका पेल्विक गर्डल बड़ी मजबूती से फर्म करता है सैक्रल रीजन को। इट इज कंपोज्ड ऑन ईच साइड ऑफ 3 कार्टिलेजिनस बोन, और आपका जो पेल्विक गर्डल है उसमें 3 बोन्स हैं, इलियम, इस्कियम और प्यूबिस, और एक डिप्रेशन है जिसका नाम है असेटाब्यूलम। ये आपसे पूछा जा सकता है कि द जंक्शन ऑफ इलियम, इस्कियम एंड प्यूबिस इज कॉल्ड असेटाब्यूलम। ये बड़ा क्वेश्चन है, ये इनफैक्ट इंटरव्यू में पूछा गया क्वेश्चन है, व्हाट इज असेटाब्यूलम। तो ये आपने याद रखना है कि पेल्विक गर्डल में जहां पर अ, 3 बोन्स आकर इकट्ठे होती हैं उस जंक्शन को कहते हैं असेटाब्यूलम। ठीक है जी। द लिम्स ऑफ टेट्रापोड आर फंडामेंटली सिमिलर, और टेट्रापोड की लिम्स जो है वो बिल्कुल एक जैसी होती हैं। फोर और हाइंड लिम्स जो है वो भी सेम होती हैं। टेट्रापोड लिम्ब जो है ये पहले वक्तों में कहा जाता था कि ये 5 इनकी टांगे होती थी, लेकिन बाद में रिडक्शन और फ्यूजन की वजह से 4 रह गई। और इन केस ऑफ मेमेलियन लोकोमोशन अगर आप देखा जाए तो आपकी लेग्स हैं जो बॉडी से निकल रही हैं और तमाम मैमल की, लेकिन आप लोगों का अपराइट पोस्चर है, बाकी मैमल्स का पोस्चर और है। इन रनिंग मैमल स्ट्राइड लेंथ एंड पावर आर इंक्रीज्ड। जो रनिंग मैमल है उनके चारों जो लिम्स है ना वो जमीन के साथ टच कर रही होती हैं, जिसकी वजह से उनकी पावर ज्यादा होती है। बाय आर्किंग द स्पाइन, और लिम्स फुली एक्सटेंडेड होते हैं, दिस वे फोर्स प्रोवाइडेड बाय बैक मसल इज ट्रांसमिटेड टू द ग्राउंड। वो सारी फोर्स ग्राउंड पर लगा रहे होते हैं, जबकि आप जो है, आप लोगों के सिर्फ 2 लिम्स जो है वो जमीन के साथ टच कर रहे होते हैं। इसलिए आपकी मूवमेंट बहुत फास्ट नहीं हो सकती, जस्ट लाइक अ चीता और समथिंग लाइक दैट। फ्लाइट हैज evolved in 3 टाइप्स ऑफ वर्टिब्रेट, नेमली टीरोडेक्टाइल। ये याद रखना है आपने, टीरोडेक्टाइल एक वर्टिब्रेट का ग्रुप है, ये भी फ्लाई करते थे। बर्ड भी जो है ना, मैं ये भी एक वर्टिब्रेट है, और बैट्स, चमगादड़,
चमगादड़ मैमल है, बैट जो है, ये मैमल है क्योंकि इसके पास मेमोरी ग्लैंड होते हैं, ये अपने बच्चों को मिल्क फीड करती है, दैट इज़ व्हाई ये मैमल है। ये तीनों उड़ान जो है ना रखते हैं, इट इन्वॉल्व फार मोर और इसमें बहुत ज़्यादा मस्कुलर एफर्ट लगती है, स्विमिंग और वॉकिंग के से अगर कंपेयर किया जाए। टू जनरेट सफिशिएंट लिफ्ट, ज़्यादा ऊँचाई पर उड़ने के लिए परिंदे को जो है एयरबॉर्न फ्लाइंग ऑर्गेनिज्म के पास परों का होना ज़रूरी है, जिनका लार्ज सरफेस एरिया हो और एयर जो है वो बीट करे विंग्स को पावरफुली। जो स्केलेटन है ना परिंदों का, वो बड़ा मॉडिफाइड है फॉर फ्लाइट। अमंग द मोर ऑब्वियस एडेप्टेशन आर द एनलार्जमेंट ऑफ पेक्टोरल गर्डल। परिंदों का पेक्टोरल गर्डल बहुत बड़ा होता है और उनके अंदर स्टिर्नम ने एक कील बनाया होता है जिसके साथ मसल अटैच होता है। और उसके अलावा ये आपने याद रखनी है बात कि अगर आपसे पूछा जाए द सुप्राकोराकॉइड मसल के जो परिंदा जब अपने पर को ऊपर करता है ना उसको अपवर्ड स्ट्रोक कहते हैं, उस वक्त कौन सा मसल उसकी मदद करता है, तो वो होता है जी सुप्राकोराकॉइड मसल provide power for upward stroke. The lifting action is possible because the tendon of supracoracoid muscle passes through an opening. उसमें टेंडन का काम आ जाता है। जो सुप्राकोराकॉइड मसल का टेंडन है वो एक ओपनिंग में से गुजरता है जिस ओपनिंग का नाम है फोरामन ट्रायोजियम, स्कैपुला और क्लेविकल के दरमियान है एंड इज अटैच टू द अपर सरफेस ऑफ द ह्यूमरस और इस तरह वो जाकर उसकी ह्यूमरस के साथ अटैच है। तो बड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है विंग का। नंबर ऑफ बोन्स रिड्यूस होती हैं परिंदों में ताकि बहुत ज्यादा हड्डियां ना हो और बहुत ज्यादा उनको वजन ना उठाना पड़े और उनका वजन भी हल्का होता है और हड्डियां फ्यूज हुई भी होती हैं। शेप जो है विंग्स की वो बड़ी ग्रेटली इन्फ्लुएंस करती है, कुछ पर बहुत छोटे छोटे होते हैं, कुछ पर बहुत लंबे से होते हैं। तो विंग्स की शेप बड़ा मैटर करती है उसके अंदर। जैसे अगर मैं विंग बनाऊं तो कुछ विंग्स जो हैं वो ऐसे होते हैं, यानी इतना बड़ा विंग भी कभी होता है और कभी जो है वो बिल्कुल ऐसे छोटे छोटे विंग्स होते हैं जिनको परिंदे फड़फड़ा रहे होते हैं। तो इसका बड़ा असर है उसकी स्पीड के ऊपर। टाइप ऑफ फ्लाइट विच कैन बी अचीव्ड, फॉर एग्जांपल लॉन्ग और नैरो अगर विंग्स हो, जितने पर लंबा और बारीक होगा उतना ही वो परिंदा ग्लाइड करेगा। लाइक दोज ऑफ गुल्स एंड अदर सी बर्ड आर आइडियल फॉर ग्लाइडिंग इनटू द एयर। और जितना पर छोटा और चौड़ा होगा, ये आमतौर पर आपकी जो गार्डन बर्ड है जैसे हमिंग बर्ड है, उतनी ही आपकी पर फड़फड़ाएगा और स्लो फ्लैपिंग होगी। चमगादड़ जो है आपकी, उसके क्वाइट डिफरेंट अरेंजमेंट है विंग बोन्स का फ्लाइट के लिए। तो ये था आपका चैप्टर नंबर जो आपके इसके साथ मिलता-जुलता था, जो आपका चैप्टर हमने पढ़ा प्रोटेक्शन, सपोर्ट एंड मूवमेंट, और ये हमने बीएसई में भी पढ़ा और ये हमने एफएसई में भी पढ़ा। अब हम नेक्स्ट जो है वो न्यूरॉन्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे एफएसई में से भी और बीएसई में से भी। तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।